Just a minute. So research is a process to discover new knowledge, to find answer to a question. कोई क्वेश्चन आपके जो माइंड में है उसके आंसर को फाइंड आउट करना इज अ रिसर्च. द वर्ड जो वर्ड है रिसर्च वर्ड का मीनिंग समझते हैं. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड, टू फाइंड आउट, which denote that we are lacking up an activity to look into an aspect once again, or we want to look for some new information about something. मतलब कुछ information में से कुछ हम नया ढूंढ के निकालना चाहते हैं इज अ रिसर्च. आपको डेफिनेशन वगैरह सब मिल जाएगा पीडीएफ में. कोई अच्छी बुक हम सर्च करेंगे जो आपको रिकमेंडेड है उनमें से, वहाँ से आप आपका आंसर प्रिपेयर कीजिए. ठीक है. ये तो एक ऐसा कॉमन चीज़ है कि व्हाट इज़ रिसर्च. इस पे तो क्वेश्चन आने ही वाला है, आप समझ जाओ. इसको तो छोड़ेगा नहीं कोई भी. कितने कोई भी होगा, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको भी दे दिया जाए कि इस पे क्वेश्चन पेपर बनाइए इस सब्जेक्ट पे, तो आपका सबसे पहले माइंड में आएगा व्हाट इज़ रिसर्च. तो मुझे देना ही चाहिए कि स्टूडेंट को इसका अंडरस्टैंडिंग है या नहीं. तो इसलिए इस पे आंसर हमको रेडी ही करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है. तो रिसर्च मतलब किसी चीज़ को जो ऑलरेडी है उस पर अगर हमको कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको अगेन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ रिसर्च. अब वो कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे. सो टाइप ऑफ रिसर्च, जस्ट अ मिनट. रिसर्च मीन्स क्या होता है? सर्च फॉर नॉलेज. जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सर्च करना मतलब सर्च फॉर नॉलेज. आपके नॉलेज के लिए कुछ फाइंड आउट करना. अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. केयरफुल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज वो रिसर्च प्रॉपर नहीं होती. A careful investigation and inquiry, especially through search for new fact in any branch of knowledge. A careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch ऑफ नॉलेज. किसी भी ब्रांच में किसी भी कुछ फैक्ट्स को लेके जब एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं और कुछ नया फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च. Research is the careful consideration of a study regarding a particular concern or problem using scientific method. इसलिए scientific method लिखा गया है कि अगर हम हमारा रिसर्च किसी चीज़ पे बेस्ड ना हो, उसमें कुछ प्रॉपर चीज़ें यूज़ नहीं हुई हो, है ना, और हमने ऐसे ही बोल दिया कुछ तो भी, तो उसको तो आगे का नहीं माना जाएगा ना. तो उस कुछ बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होना चाहिए हमारा रिसर्च, तब वो आगे माना जाएगा. अब रिसर्च तो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट एक केयरफुल कंसिडरेशन है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है किसी नई चीज़ का. नो टाइप ऑफ रिसर्च. नाउ द टाइप ऑफ रिसर्च. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट एज फॉलोज. ठीक है. कितने टाइप की रिसर्च है? अप्लाइड. मेन जो है ना, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड एंड बेसिक, ऐसे लिखिए, अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च. इनको एक एक को समझेंगे हम कैसे होता है. अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च. Second one is quantitative and qualitative research. Descriptive and analytical research. Conceptual versus या conceptual and empirical research. And सम अदर टाइप ऑफ रिसर्चेस. इसके अलावा भी कुछ टाइप के रिसर्च होते हैं. पहला आपने जो लिखा ना अप्लाइड एंड बेसिक, उसको बोलते हैं अप्लाइड एंड फंडामेंटल ऑल्सो. बेसिक को हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, तो अगर वो दूसरे नाम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना. अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल और अप्लाइड एंड बेसिक दोनों एक ही चीज़ है. उसके बाद था डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च. फिर था क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव
एंड द फोर्थ मतलब सम अदर टाइप, जो इसमें नहीं आते क्राइटेरिया में, क्योंकि इसमें क्या वर्सेस लिखा है हमने, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं, और बाद में ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं, बट कुछ और अदर टाइप की रिसर्चेस भी हैं, तो उनको सम अदर टाइप के रिसर्च। आप जब आंसर बनाते हो ना, तो ऐसे ट्री डायग्राम, ऐसे चार्ट टाइप का बनाएंगे ना इस टाइप में, तो बहुत अच्छा दिखेगा आंसर। जैसे कि आपने टाइप ऑफ रिसर्च लिखा, फिर उसकी चार बता दी कि इतने इतने टाइप की रिसर्च है, बाद में उनको एक्सप्लेन कर दिया एक एक करके। ठीक है। तो पहला वाला जो है, हम फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ नहीं होता है, बट हम लेते हैं स्टार्टिंग से। तो जैसे कि हमारा है अप्लाइड एंड फंडामेंटल, उसको ही पढ़ लेते हैं। अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, तो उसको समझते हैं। देखो, नोट्स कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएगा, बट आपका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, अभी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इजीली नोट्स बना सकते हो, यही चीज़ें पाऊंगी। बट अगर हमने समझी नहीं हुई नहीं होती ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता। हम चाहे पीजी लेवल में पढ़ रहे हो, बट कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अप्लाइड मीन्स क्या, अप्लाइड रिसर्च एम एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च वो होते हैं जो कोई इमीडिएटली हम कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन जब हम ढूंढने जाते हैं अपने साइंटिफिक तरीकों से, तो वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। अब उसी का अपोजिट होती है फंडामेंटल, दैट मीन्स फंडामेंटल रिसर्च इज जनरली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। थ्योरी मतलब जो बहुत पहले से चली आ रही है कोई थ्योरी, बट आपका मन नहीं मान रहा है उसको एज इट एक्सेप्ट करने, आप कुछ और उसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तब उसके लिए जब आप रिसर्च करोगे ना पुरानी किसी थ्योरी पे, तब वो कहलाएगा फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर है ना। पहला वाला जो था वो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए था, इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हमको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, हमको कुछ नई रिसर्च करना है, तो वो कहलाएगा अप्लाइड। और दूसरा वाला कहलाएगा फंडामेंटल। और जो फंडामेंटल है इज कैरीड आउट एज मोर टू सेटिस्फाई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि किसी पुरानी थ्योरी पे जाके हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को, हमारे माइंड को ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन देता है कि हमको कुछ एक बड़ी चीज़ के बारे में रिसर्च, वरना छोटे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम जनरली फेस करते हैं, उसके लिए वो अप्लाइड वाला। ठीक है। तो अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल ऐसे लिखेंगे तो दोनों एक ही पैराग्राफ में आपका क्लियर हो जाएगा। देन सेकंड पे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल या क्वालिटेटिव, जो भी लिखा होगा। डिस्क्रिप्टिव को लिख लेते हैं पहले, समझ लेते हैं, लिखना बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ लीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग में रनिंग नोट्स बनाते चलिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। यहाँ पे हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सर्वेज इंक्लूड हुआ। जब हम सर्वे करते हैं ना किसी चीज़ पे, जैसे कि आपके डोर टू डोर भी कई लोग आते हैं, बोलते हैं हम इस चीज़ पे सर्वे कर रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है, आप वो बताइए। उससे क्या होता है, वो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, बट एक जन उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उससे उनकी रिसर्च को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस 100 घरों में जाके, 10-15 घरों में जाके चेक करेंगे कौन सी लेडीज़ कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से 10 लोगों में से 9 लोगों ने क्या बोला, 2 लोगों ने क्या बोला, 4 ने क्या बोला, तो उससे एक वो जाके किसी एक थ्योरी को पे जाके पहुँचते हैं कि चलो हाँ, नहीं ये चीज़ पता चली, मतलब उनका एक रिसर्च चल रहा है। दैट मीन्स वो सर्वे बेस्ड होती है। जो डिस्क्रिप्टिव होती है ना, वो सर्वे बेस्ड होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड, इसमें अलग अलग तरीके आ सकते हैं। The main characteristic of this method is the researcher has no control over the variables. He can only report what has happened or what is happening. इसका बाद में हम मीनिंग देखेंगे। और जो उसके जो दूसरी वाली है एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव में हमने समझ लिया सर्वे बेस्ड होती है। सर्वे मतलब फैक्ट को जमा करना अलग अलग तरीके से। Analytical, on the other hand, the research has to use fact or information already available. दोनों में फ़र्क है। उसमें हमने सर्वे करके फैक्ट को जमा किया, यहाँ पे जो फैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है उन पे कैलकुलेशन या उनके ऊपर में सारा चीज़ें करके हम एक नतीजे पे पहुँचते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास है। ठीक है। जो फैक्ट आपके पास ऑलरेडी है। एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द मटेरियल, मतलब एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन आप उन चीज़ों से बना लेते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था, हम सर्वे करके फैक्ट को जमा कर रहे थे। थर्ड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इज बेस्ड ऑन द मेजर, क्वांटिटी से ही नाम समझ में आ रहा है, क्वांटिटी हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। क्वांटिटेटिव इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट, मतलब यहाँ पे अमाउंट को मेजर करने की बात हो रही है, मतलब क्वांटिटी नंबर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाम से ही समझ में आएगा ये वाला। एंड द क्वालिटेटिव ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद क्वालिटी,
उसकी क्वालिटी कैसी है। दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी और काइंड। मतलब एक में क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर की, और दूसरी में क्वालिटी की। समझ रहे हो? जैसे कि कोई रिसर्च जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पे रिसर्च करनी है, तो वहाँ नंबर आ गया ना, संख्या आ गई। तो पहला वाला जो क्वांटिटी क्वालिटी, सॉरी, पहला वाला जो है क्वांटिटी से रिलेटेड है, जिसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कुछ रिसर्च कर रहे हो, और दूसरा वाला है कुछ क्वालिटी का रिसर्च, जिसमें नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद था कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल। Conceptual versus empirical. Conceptual means conceptual is involved investigation of thoughts and ideas. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concept. जब समझिए आपने, जैसे कि हम, आप अभी योग में हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिसर्टेशन भी होगा। होगा ना, डिसर्टेशन होगा, है ना? तो डेजर्टेशन कहीं ना कहीं, आप अगर इसी फील्ड में आगे रहते हो, आप पीएचडी करते हो, उसका एक प्रिपरेशन टाइप का है, उसका एक छोटा रूप है, ऐसे समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा मन क्या बोलता है कि हम योग की फील्ड में, योग से एमए कर रहे हैं आप लोग, तो आगे आपका मन क्या है, योग में किस चीज़ में आप रिसर्च, कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कोई क्वेश्चन, ऐसे ही जस्ट आप बता सकते हो कि मेरे को ये टॉपिक बहुत पसंद है, योगा में बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहूँगी कि मैं इस पर रिसर्च करूँ, इन केस मुझे चांस मिलता है। तो ऐसे नहीं कि आप करोगे ही उस पे, अगर आपका मन है, अगर आपका आगे पढ़ने का और मन हुआ, तो आप उस पे कर सकते हैं। तो हम जो रिसर्चेस करते हैं, हम जो भी रिसर्चेस करते हैं, तो हो सकता है आपकी रिसर्च ऐसी हो, फिलोसॉफिकल हो, जैसे आपने कोई थॉट पढ़ा, जैसे कि चित्त प्रसादनम ही समझ लीजिए। महर्षि पतंजलि का आपने सुना होगा चित्त प्रसादनम, अभी आप सेकेंड ईयर में है तो। चित्त प्रसादनम क्या है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। मतलब आज के डेट में क्यों आपको ज़रूरत क्यों पड़ी उसकी? ज़रूरत पड़ती तभी हम रिसर्च करते हैं ना, जैसे कि बोला गया है कि कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से हम रिसर्च करने जाते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पे घर में कोई ऐसा हो जो बहुत स्ट्रेस में रहता हो सकता है आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत स्ट्रेस में रहता है, आपका कोई फ्रेंड है, और आप चाहते हो कि उसको आपको काउंसिल करो, आप चाहते होगे, बट आप कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कैसे समझाओगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बेस दूँ इसको समझाने के लिए। वो कहते हैं अरे आपकी ये बातें तो बेकार है, फिलोसफी की बातें कर रहे हो, या ऐसे नहीं होता। तो आपको कुछ बेस चाहिए होता है, तो हमारी जो योग दर्शन है, उसमें उसका बेस दिया हुआ है कि कैसे हम उनको, काउंसलिंग का हमको बेस दिया है महर्षि पतंजलि ने। तो हमारी जो रिसर्चेस हैं, हम क्या करेंगे, वो उनका जो कंसेप्ट है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा वाला, उनका जो कंसेप्ट है चित्त प्रसादनम का, उसमें हम कुछ नया फाइंड आउट करें। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके सराउंडिंग में कोई स्ट्रेस में है, मैं उसको काउंसिल करना चाहती हूँ। ठीक है? तो इस तरह से कुछ नया आइडिया जो पहले से ऑलरेडी वहाँ है, बट आप उसमें कुछ नया आइडिया ऐड ऑन करना चाहते हो, या कोई नया आइडिया इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, वहाँ पे आप कुछ नई चीज़ खोज के लाना चाहते हो उनके कंसेप्ट में से। इट इज़ जनरली यूज टू फिलोसोफर्स, यूज्ड बाय फिलोसोफर्स। इस टाइप का जो होता है ना कंसेप्चुअल रिसर्च, वो जनरली फिलोसोफर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी एक स्पेसिफिक कंसेप्ट पे रिसर्च करना चाहते हो, आप यम नियम पे रिसर्च करना चाहते हो कि यम क्या है। अब उन्होंने जो यम बताया ना, आप उसमें से कुछ नया फाइंड आउट करके ले आओ, तो ये हुआ कंसेप्चुअल टाइप का रिसर्च। नाउ एम्पेरिकल, एम्पेरिकल इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। अब ये दूसरी टाइप की हो गई। समझिए, आपके आसपास कोई पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, होंगे, कोई ना कोई तो होगा। अब आप चाहते हो उसको योगा की क्लासेस देना चाहते हो आप उसको, ठीक है? और आपसे उन्होंने बोला कि मेरा बीपी आप ठीक कर दो 2 मंथ 3 मंथ में। ठीक है, आपने भी कमिट कर दिया कि चलो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपका 2 3 मंथ में ठीक हो जाएगा। इस टाइप में आप क्या करोगे, धीरे धीरे उनको क्लासेस दोगे, और पहले आप सीख लोगे कि बीपी कम करने के लिए कौन से प्राणायाम होते हैं, कौन से आसन किन वेरिएशन के साथ में मैं करवाऊँ उनको, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब समझिए यही आपके आपका जो रिसर्च है उसका टॉपिक भी यही है कि बीपी के पेशेंट में आपने टॉपिक भी यही ले लिया, बिकॉज आप इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, तो आपने टॉपिक भी ये ले लिया कि मैं देखूं, मुझे देखना है कि बीपी के पेशेंट्स पे योगा कैसे वर्क करता है, या स्पेसिफिक एक प्राणायाम कैसे वर्क करेगा, लाइक नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कैसे वर्क करेंगे, शीतली प्राणायाम कैसे काम करेगा। तो आप क्या करोगे, एक इंटरवेंशन दोगे ना, इंटरवेंशन इन द सेंस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो प्राणायाम उनसे डेली करवाओगे, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ एक टाइम पीरियड लोगे। और फिर एक जन पे नहीं होता रिसर्च, कभी भी आपको थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे।
आप उनमें 10 स्टूडेंट को डेली बिठा के आप वो प्राणायाम करवाओगे और हर वीकली या डेली आप उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी करोगे कि उनमें ये चेंजेस आपको 15 डेज मंथ में दिखाई देने लगे, और 4 मंथ के बाद आप एक डिसीजन पे, एक नतीजे पे पहुंचोगे कि हाँ, बीपी के पेशेंट पे इस प्राणायाम ने बहुत पॉजिटिवली वर्क किया। तो ये होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मेरे बोलने का अर्थ है, इसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, डेली बिठाया, उनको एक प्राणायाम दिया, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी थे, इक्विपमेंट्स क्या लगे, बीपी चेक करने का उनका जो इक्विपमेंट हो वो आपको लगा, क्योंकि आपने चेक किया हर महीने के बाद उनका बीपी अब कितना नॉर्मल आ रहा था, लास्ट में आपने चेक किया, स्टार्टिंग में आपने चेक किया, तो इस चीज़ में जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी आपको लगेंगी। तो पहली वाली कॉन्सेप्चुअल मतलब फिलोसॉफिकल रिसर्च इनको बोलते हैं, मतलब जस्ट फिलोसफी पे बात बस हो रही है। आप क्या करोगे, 10 बुक्स उठाओगे, वहाँ से आप योग सूत्र को पढ़ोगे, उनमें मैत्री करुणा या जो भी कुछ यम नियम पे आप रिसर्च करो, तो वहाँ से यम नियम पढ़ोगे, दूसरी बुक से पढ़ोगे, और बहुत सारे बुक से पढ़ के अपना एक फाइंडिंग बनाओगे कि मुझे ये नई चीज़ मिली, हो गया रिसर्च आपका। लेकिन जो दूसरे टाइप का है एम्पेरिकल, उसमें आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसमें रिसर्च मैथडोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक इंटरवेंशंस आपको देने होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है सेकंड वाली। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? ओके। तो इनको इस तरीके से लिखिएगा। तो अगर इनको समरी बनाई जाए, मैं आपको शॉर्ट में अगर उसको बताऊं, तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल क्या है, इंक्लूड सर्वे। डिस्क्रिप्टिव में सर्वे इंक्लूड होता है, एनालिटिकल में इट यूज इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जिसमें ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर काम होता है। अप्लाइड एंड फंडामेंटल कैसे होते हैं, सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अप्लाइड जो होता है वो इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जबकि फंडामेंटल वो होती है जो ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई है बहुत सालों से, आप उसमें कुछ नया फाइंड आउट करने चले गए, आप उसमें कुछ नया, जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं ना, पहले से बने हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज, आप उसमें कुछ चेंज आपने कर दिया कि नहीं, ये नहीं, इससे इस फॉर्मूला से ये आंसर जल्दी आएगा, आपने कुछ नया फॉर्मूला बना दिया जबकि वो बहुत टाइम से चल रहा था। तो इस टाइप के जो होते हैं ना वो होते हैं फंडामेंटल या बेसिक। उसके बाद क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन क्वांटिटी और अमाउंट, इसमें क्वांटिटी या अमाउंट की बात होती है। उसके बाद क्वालिटेटिव, दैट मीन्स बेस्ड ऑन क्वालिटी और क्वालिटी पे बात होती है इस वाले में। नाउ कंसेप्चुअल, जैसे बताया, कंसेप्चुअल में हम फिलोसॉफिकल बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन थॉट्स, किसी के विचारों में बात करते हैं। बट एम्पेरिकल जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट पे बात की जाती है। अब जो हमने एक पॉइंट डाला था सम अदर टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें क्या आता है, ऑल अदर टाइप ऑफ रिसर्चेस आर all other type of researches are variation of one or more of the above state approaches based on either the purpose of research। अब इन चारों पांचों के अलावा जो रिसर्च होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि पर्पस रिसर्च का क्या है, जो कि इन कैटेगरी से भी बाहर जा रहा है, दैट मीन्स कुछ एक डिफरेंट टाइप की रिसर्च होगी वो, तो वो डिपेंड करेगा पर्पस ऑफ द रिसर्च और द टाइम रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश रिसर्च, इसलिए वो कुछ नए टाइप के रिसर्च बनेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रिसर्च और उसके टाइप्स। अब उनसे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड दूसरी चीज़ें, बिकॉज आपको आगे जाके डिजर्टेशन करना ही है, तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए रहेंगी। ये जो इसमें तरीके बताए जा रहे हैं ये सारे आप अप्लाई करोगे तभी आपका डिजर्टेशन कंप्लीट होगा। डेटा को कलेक्ट करोगे। अब समझिए आप, चलिए प्रज्ञा जी मुझे एक टॉपिक बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है पूरे योग में, जिस पे आप डिजर्टेशन बनाना चाहते हो इन फ्यूचर आपके 4th सेमेस्टर में, तो मैं उससे रिलेट करके बताऊंगी आगे की चीज़ आपको। कोई भी टॉपिक, अष्टांग योग ना, ओके। अष्टांग योग आपका फेवरेट टॉपिक है समझ लीजिए, और अब डिजर्टेशन की बात आती है तो आप चाहोगे कि मैं अष्टांग योग के ऊपर रिसर्च करूं, तो अष्टांग योग में किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हो, क्योंकि अष्टांग योग बहुत बड़ा है, आपको पता चला। ये प्रॉब्लम आते हैं रिसर्च करते टाइम पे, कैसे आएंगे, जब हम रिसर्च करने वाले हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरे इतने इतने पोर्शन पे रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हमको इतने पोर्शन में से एक छोटा सा पॉइंट चुनना पड़ेगा जिस पे हम रिसर्च करने वाले हैं। बिकॉज क्यों, आप इतनी सी चीज़ों के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैंने बताया, लाइक आप ये बताना अगर चाहोगे कि योग का बीपी पे क्या इफेक्ट होता है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उसमें आपको इक्विपमेंट ज़्यादा लगेंगे और नतीजा थोड़ा
प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट किस चीज़ का इफेक्ट देखना चाहते हो, ये बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली योग बहुत बड़ा है, योग में प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, योग में आसन भी है, योग में बहुत टाइप के प्राणायाम भी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि इसमें से किस चीज़ का असर आप बीपी पे देखना चाहते हो। जैसे मैंने बोला शीतली शीतकारी का देखना है मुझे बस केवल, ठीक है। क्यों क्यों बोला मैंने ऐसे? अगर मैं पूरे योग का इफेक्ट देख रही हूँ तो मैं उनको आसन भी दे रही हूँ, मैं उनको प्राणायाम भी दे रही हूँ, मैं उनको और भी मेडिटेशन वगैरह भी दे रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा इनमें से कौन सी चीज़ ने ज़्यादा इफेक्ट किया उनके बीपी पे। समझ रहे हैं ना? मुझे स्पेसिफिक एक चीज़ लेनी चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको रिसर्च में स्पेसिफिक एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। माने कि अष्टांग योगा का एक पॉइंट उठाना पड़ेगा, हो सकता है वो यम नियम आपको ज़्यादा, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा इन अष्टांग योगा में से कौन सा पॉइंट ज़्यादा मुझे मुझे ज़्यादा पसंद है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सारे के सारे आठों अंगों में से मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है। क्योंकि फिर आपकी जो रिसर्च है ना वो और थोड़ी स्पेसिफाइड हो जाएगी, आप थोड़ा और एनर्जी के साथ में ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा फिर, आप स्पेसिफिक उसी के लिए मटेरियल सर्च करोगे। अष्टांग योगा पे तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, आप क्या चाहते हो वो ये मांगेंगे, है ना? तो आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा। ये मैंने एक तरीका बताया, जब आप डिसर्टेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। आप जब उनको बोलोगे ना अष्टांग योगा, तो बोलेंगे नहीं अष्टांग योगा में से कुछ एक चीज़ लाओ, ऐसे होगा। जैसे कि मैंने पूरे योग सूत्र में से चित्त प्रसादनम केवल ले लिया कि मुझे चित्त प्रसादनम का इफेक्ट क्यों देखना है। मुझे आज के मॉडर्न टाइम में लोग बहुत स्ट्रेस में हैं और वो लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं है कि लोगों को तो डील कैसे करना है। उसमें 4 तरीके के लोग बताए गए हैं, किसको कैसे डील करना है ये बताया गया है। तो हम अपनी प्रॉब्लम को, मॉडर्न टाइम की प्रॉब्लम को उस फिलोसॉफिकल टाइम के टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च, समझ गए ना? तो आपको थोड़ा स्पेसिफाई होना पड़ेगा। आपको अष्टांग योगा में से कुछ एक चीज़ ढूँढ के निकालनी पड़ेगी कि मुझे इसमें से ये वाला पॉइंट पसंद है, दैट मीन्स मैं इस पे रिसर्च करूँगी, ठीक है? इस तरीके से रिसर्च होगा। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च हो गया, रिसर्च के टाइप हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी। We all know what is research. Research is a systematic process which we ये research चल रहा है, which uses scientific method to generate new knowledge। मतलब scientific knowledge, scientific equipments या scientific methods को यूज करके हम एक नई नतीजे पे पहुंचते हैं, एक नई नॉलेज हमको मिलती है, ठीक है। तो इसका क्या मेथोडोलॉजी क्या होगी? जस्ट अ मिनट, हाँ, एक सेकंड। पहले ना कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैथोडोलॉजी पे जाएंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो मैथोडोलॉजी आप अच्छे से समझ पाएंगे। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे हैं, मेन मेन ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, मेन मेन को कवर करेंगे। लाइक रिसर्च शुड बी जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको पीडीएफ जो भेजूंगी उसमें काफ़ी सारे आपको कवर हो जाएंगे। अभी हम डिस्कशन करके कंसेप्ट को समझते हैं। जनरलाइज, कंट्रोल्ड, रिगरस, एम्पेरिकल, सिस्टमेटिक होना चाहिए आपका रिसर्च। अगर सिस्टमेटिक ही नहीं है, कहीं पे भी आपने कोई भी पेपर लगाया हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, तो वो सिस्टमेटिक नहीं कहलाएगा। देन रिलायबिलिटी, आपका रिसर्च ऐसा चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए जिससे कि वो रिलायबल, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल बन सके। वैलिडिटी,
एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस, एनालिटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, एंड क्रेडिबिलिटी एंड क्रिटिकल। अब इनको समझ लेते हैं कैसे। जनरलाइज्ड किस तरीके से होनी चाहिए? द रिसर्च यूजुअली डिवाइड द आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सैंपल डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं जनरलाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। A study to understand the occupancy statistics and pattern of small hotels and resort in a given city would involve the researchers studying selected properties after the city is divided into zone। जैसे कि समझो किसी को रिसर्च करनी है किसी सिटी में होटल ऑन रिजॉर्ट्स पे, कुछ के कितने हैं, कैसे हैं, इनका क्वालिटी कैसा है, ये सब चीज़ों पे। तो उसकी रिसर्च जनरलाइज कैसे होगी? जब वो सिटी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेगा। ऐसे नहीं कि एकदम रैंडमली रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले सिटी को कैसे बांटेंगे? ईस्ट साइड में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कितने होटल्स हैं, कितने रिजॉर्ट्स हैं, नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ लॉज कितने हैं, नंबर ऑफ होटल्स कितने हैं, ऐसे सबको कैटेगराइज जनरलाइज किया जाएगा। तभी वो रिसर्च सिस्टमेटिक और आगे बढ़ सकता है प्रॉपर वे में। वरना हम एक रैंडम रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छा रिसर्च नहीं कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अच्छा रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे चार पार्ट में डिवाइड करके, मतलब एग्जांपल दिया, अगर होटल पर रिसर्च हो रहा है तो उसके चार पार्ट, देन सेंटर में सिटी के सेंट्रल जोन में कितने होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं। देन कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मतलब क्या? आपका रिसर्च कंट्रोल्ड कब होगा? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज अ रिसर्च मेथड वेयर रिसर्चर्स वॉच पार्टिसिपेंट्स इन अ कंटेन्ड इन्वायरमेंट सच एज लेबोरेटरी। कंट्रोल्ड वो होती है जिनको लेबोरेटरी में सारी चीज़ों को एक केयरफुली ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है। लाइक डेस्टिनेशन स्टडीज आर नॉट कंट्रोलेबल एज दे हैव वेरिएबल। जैसे कि अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हो, जैसे कि अभी होटल की बात हुई थी, वहाँ पे तो हम लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं कर सकते, वो तो सिटी में होगा, हम वहाँ जाके खुद चेक करना पड़ेगा। बट जो रिसर्च ऐसे छोटे जो कि एक लैब में हो सकते हैं, उनमें इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंट्रोल्ड उसको बोलते हैं, कंट्रोल्ड जो कि लेबोरेटरी में हो सकती है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, लेकिन बाहर अगर हमको करना है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये हुआ कंट्रोल्ड। देन द रिगरस, रिगरस मतलब क्या? वन मस्ट बी केयरफुल इन इंश्योरिंग दैट द प्रोसीजर फॉलोड टू फाइंड आंसर द क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। रिगरस का मतलब आपकी जो रिसर्च का जो भी आपने रिसर्च से जो फाइंड आउट किया है वो कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब जो क्वेश्चन का आप आंसर सर्च कर रहे थे वही क्वेश्चन का आंसर मिला है। आप सर्च कर रहे थे कि नंबर ऑफ कितनी क्वालिटी कैसी है, और आपने इतना सारा रिसर्च करते करते भूल गए कुछ और ही उसका आंसर निकाल दिया। वैसे नहीं, रेलेवेंट होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे थे वही आपका रिसर्च होना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड होना चाहिए। अब एक और पॉइंट है एम्पेरिकल, योर रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल। The processes adopted should be tested for the accuracy and each step should be coherent in progressive. This means any conclusion drawn are based upon firm data gathered from information collected from the real life experience or observation। कहने का मतलब है empirical मतलब जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो प्रॉपर सोर्स से कलेक्ट किया है आपने, सही वैलिड नॉलेज। ऐसे नहीं हम लोग कुछ भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप समझिए योग सूत्र है, आपने अष्टांग योगा लिया है, तो आप अष्टांग योगा का जब रिसर्च करोगे तो आप जो आपका डेटा है, डेटा कलेक्शन के लिए जो आप बुक्स यूज़ करोगे ना वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी ने आके योग सूत्र पे कमेंट्री लिखी है जिसको कोई ऑथर को कोई जानता भी नहीं, उसकी बुक्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है और हमने उसकी बुक रेफर कर ली, ऐसा नहीं। हमको योग सूत्र महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है, एक अच्छे ऑथर का, अच्छे पब्लिकेशन का, प्रॉपर उसमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया हो, इस तरह की बुक्स को रेफर करना है। इस तरह के आर्टिकल्स को भी हम रेफर कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल को। ठीक है ना? उसके लिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर एंड ऑथेंटिक सोर्स है। एंड देन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है रिसर्च, क्योंकि वो आगे करना है तो ये सब काम आने ही वाला है आपको। सिस्टमेटिक, आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक। बस 5 मिनट और लेंगे फिर एंड करेंगे, वैसे भी स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है। द प्रोसीजर और प्रोसेस बीइंग डेवलप्ड टू अंडरटेक अ स्टडी शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस टू गेट द डिजायर आउटकम। आपकी जो स्टडी होगी
उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। लाइक आप यम नियम आसन प्राणायाम कर रहे हो, अष्टांग योगा, अभी उसी को लेके चलते हैं। तो आपने पहले प्रत्याहार लिख लिया, यम नियम बाद में लिख रहे हो, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं हुई। जो सीक्वेंस है अष्टांग योगा का, आप उसी सीक्वेंस में आपकी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, उसी सीक्वेंस में, और उसको बाद में वैसा ही लिखेंगे उसी तरीके से, वरना वो सिस्टमेटिक नहीं कहलाएगी। ठीक है ना? लाइक एग्जाम्पल से क्या समझेंगे? द मील इन अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट एट अ 5 स्टार होटल कैन नॉट commence with dessert being served before the starter or soup course. लाइक पहले ही, अगर जैसे किसी बड़े होटल में हम जाते हैं खाना खाने के लिए, अगर हमको पहले ही डेजर्ट दे दिया जाए, स्वीट दे दी जाए, और बाद में स्टार्टर और सूप ला के दिया जाए, तो कैसा लगेगा ना? हम बोलेंगे ना, अरे ये क्या, डेजर्ट तो बाद में दिया जाता है, पहले आप स्टार्टर्स तो लाइए, पहले आप सूप तो लाइए, उसके बाद हम खाना। आपको पता है सीक्वेंस क्या है, तभी उस चीज़ का मज़ा आता है ना? तो वो सिस्टमेटिक, ऐसे ही हमारा रिसर्च भी उसी तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। नहीं, हाँ, माइक्रो लेवल पे होना चाहिए, उतना इफेक्टिव होता है। वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने बहुत बड़ा ऐसे कंसेप्ट ले लिया ना, तो आपको रिसर्च प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप क्या रिसर्च करना चाहते हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन खोज के लाइए पहले, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन। अष्टांग योगा में क्या, अष्टांग योगा आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, बट अष्टांग योगा में क्या क्या सर्च करना चाहते हो, और रिसर्च का आइडिया आपको कैसे आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रिसर्च तब होती है जब हमको कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं, क्लियर है? हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब आपको वहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है, या फिर आप उसमें कुछ नया फाइंड आउट करना चाहते हैं, या मॉडर्न टाइम में कुछ प्रॉब्लम को आप उससे रिलेट करना चाह रहे हो, वहाँ से उसका सॉल्यूशन खोजना चाह रहे हो। तो मॉडर्न टाइम की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप अष्टांग योगा में खोज रहे हो? ऐसा क्वेश्चन लाइए माइंड में, देन आप रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे। जितना प्रॉपर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आंसर आप ढूंढ के निकाल पाओगे। क्वेश्चन ही नहीं है तो हम बिखरे बिखरे से रहेंगे और हमको नहीं पता चल पाएगा। क्या होगा, डेजर्टेशन में 2 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, हम यही नहीं समझ पाते कि हमको डेजर्टेशन बनाना किस पे है। हमारे माइंड में क्वेश्चन ही नहीं होते, इसलिए अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा और हम आंसर किसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? और देन है रिलायबिलिटी। आपका रिसर्च कितना रिलायबल होना क्यों ज़रूरी है? इफ़ एनी रिसर्च यील्ड सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम इट इज़ अंडरटेक विद सिमिलर पॉपुलेशन एंड विद सिमिलर प्रोसीजर, इट इज़ कॉल्ड टू बी ए रिलायबल रिसर्च। जैसे कि आपने कोई रिसर्च किया, अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि बीपी के पेशेंट पे हमने नहीं, बीपी का पेशेंट अभी वो हो गया, अभी हम दूसरा कुछ लेते हैं, किसी का हेडेक या माइग्रेन का पेशेंट लेते हैं। माइग्रेन के पेशेंट को आपने भ्रामरी प्राणायाम दिया। अच्छा, मैंने भ्रामरी क्यों चूज़ किया? क्योंकि अपने को ये पता है कि भ्रामरी प्राणायाम से जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं ना, उससे हेडेक कम होता है, ठीक होता है, क्योर होता है। लेकिन अगर हम उसको शीतली शीतकरी करवा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट होगा? नहीं होगा ना, ये हमको भी पता है। तो हम जो प्रॉपर चीज़ है ना, उसी पे जाएँगे ना करने के लिए। हम क्यों अंधेरे में तीर मारेंगे कि ब उसको प्रॉब्लम है हेडेक का, माइग्रेन का, और हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। हम उसको कपालभाति से ठीक करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता ना। हमको पता है कपालभाति बॉडी में हीट जनरेट करने का काम करता है। दैट मीन्स वो हेडेक और माइग्रेन पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उस पे डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट करेगा वो है भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे जिस पे प्रॉपर रिजल्ट आए, मतलब माइक्रो लेवल हो गया ये। हमने बहुत माइक्रो लेवल पे जाके सोचा कि इस पे ये प्राणायाम काम कर सकता है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने 10 लोगों पे रिसर्च किया, एक मैंने किया, आपका आंसर सेम आया, आपका जो रिसर्च था उसका फाइंडिंग आया कि हाँ, 1 मंथ करने के बाद में उनके हेडेक में इतना इतना पॉजिटिव चेंजेस आए कि अब उनको हेडेक पहले 10 डेज में होता था, अब उनको 1 मंथ के बाद हो रहा है। ऐसे कुछ चेंजेस आपने नोटिस किए। उसके बाद आपने दोबारा से फिर ऐसा ही किसी और पे फाइंडिंग किया, सेम आए। तो जब आपके रिजल्ट सेम आने लगते हैं ना, आपकी रिसर्च के, तब आपकी रिसर्च उतनी ही रिलायबल होते चले जाती है। दैट मीन्स आपका रिसर्च प्रॉपर वे में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को पेशेंट को भ्रामरी जब दिया तो एक पे अच्छा काम कर रहा था, दूसरे वाले को ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला, मतलब हमारी रिसर्च में कुछ गड़बड़ हुई। दैट मीन्स हमारे इंटरवेंशन में कुछ कमी हुई, या उसने प्रॉपर नहीं किया, हमको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? अगर हम प्रॉपर दे रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्ट सेम आने लगे, तो समझ जाइए आपकी रिसर्च उतनी ही रिलायबल होते चले जा रही है।
क्लियर है ना? उसके बाद क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स क्या? द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ एंड फ्री फ्रॉम एनी ड्रॉबैक्स। फुल प्रूफ होने चाहिए, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें करने के लिए वो प्रॉपर ऑथेंटिक और फुल प्रूफ, मतलब आप उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, इस तरीका का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं कि हमने कुछ यूज़ किया हमको पता ही नहीं है हमने क्या किया था, ऐसा वगैरह नहीं होना चाहिए। देन वैलिड एंड वेरिएबल्स। The concept implies that whatever you conclude on the basis of finding is correct and can be verified you and others। मतलब आपने जो लास्ट में फाइंडिंग निकाला कि आपके भ्रामरी प्राणायाम का 3 मंथ के बाद में पूरी तरह से उसने हेडेक एंड माइग्रेन को क्योर कर दिया, तो ये वैलिडिटी आप भी दो और दूसरा भी आपकी रिसर्च को जब इन्वेस्टिगेट करे तो उसको भी यही रिजल्ट मिले कि हाँ ये इतना ही इफेक्टिव है। तो ऐसे वैलिड होनी चाहिए आपकी रिजल्ट रिसर्च जो है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स, नहीं ठीक है ये इतने थे ऑब्जेक्टिव्स, हम कल कल नहीं अब मंडे के क्लास में होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसके सारे मेन पॉइंट्स जो है हम कवर अप करेंगे। जस्ट अ मिनट।